अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक थोड़ी सी तवज्जो इधर इधर आप सब कर लें। अब आप लोग तो आहिस्ता आहिस्ता टूल्स पे काम करना, तो तकरीबन टूल्स तो मैंने सारे बता दिए ना। आप लोग जितने भी हमारे पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, हमारे पास टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया। एक्चुअली मेन जो चीज़ आती है उसके अंदर वो हमारे पास है कंटेंट। कंटेंट इज़ द किंग। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कंटेंट नहीं बनाना आता और कंटेंट की मार्केटिंग नहीं बनानी आती ना, या फिर आप लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि पहले हम लोगों ने क्या करना है, बाद में क्या करना है, हम सब ने, उस हवाले से अगर आप लोग देखें, उस पर भी हमने काम करना है। समझ आ गई आप सबको? मेन चीज़ होती है कंटेंट। अब कंटेंट को मैं किस तरीके से अपने ब्रांड के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, पहले कौन सा स्टेप होगा, फिर दूसरा कौन सा स्टेप होगा, तीसरा कौन सा स्टेप होगा, और फिर उन स्टेप्स को लेकर मैं अपने कंटेंट, अपने ब्रांड के लिए कंटेंट बना सकता हूँ, और फिर उस कंटेंट पे मैं अपनी एसईओ वगैरह करूँगा। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है वो है डिफाइन योर गोल्स। डिफाइन योर गोल्स। डिफाइन योर गोल्स में अगर आप सबको याद हो तो पहली चीज़ जो मैंने दी थी आप लोगों को, एक वो बना के दिया था आपको, फ़नल बना के दिया था ना। फ़नल में हमारे पास देखो दो तीन चीज़ें थी कि आप अपने ब्रांड के लिए क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। उसमें सबसे पहली चीज़ थी मेरे पास ब्रांड अवेयरनेस थी, फिर उसके बाद लीड जनरेशन थी, ट्रैफिक एंड बूस्टिंग और कन्वर्जन। बूस्टिंग एंड और कन्वर्जन। बाज़ औक़ात कोई क्लाइंट आता है मिसाल के तौर पर, और आप लोग उसको, वो आपको कहता है कि यार उसका काम बिल्कुल ज़ीरो से होता है, ठीक है ना, या फिर उसके लिए उसका पेज वगैरह होता है लेकिन उसको अपने ब्रांड की अवेयरनेस करनी होती है, ठीक है, उसके लिए फिर हम लोगों ने अलग किस्म का कंटेंट बनाना होगा। देखिए सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको अपने गोल्स को डिफाइन होनी चाहिए कि यार मैं कंटेंट बनाऊंगा और मैं कंटेंट किस चीज़ के लिए बना रहा हूँ, अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ, या फिर लीड जनरेशन के लिए बना रहा हूँ, ट्रैफिक के लिए बना रहा हूँ, या सिर्फ कन्वर्जन के लिए बना रहा हूँ। तो स्पेसिफाइड हो जाए नीड, उसमें हमें आसानी रहती है कि कंटेंट हमने क्या बनाना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांड अवेयरनेस का, लीड जनरेशन का, ये सारा कुछ। अगर आपके पास क्लाइंट आया है वो है ब्रांड अवेयरनेस का, ठीक है ना, आपने देखा है, वो आपको कहता है कि यार मुझे मेरी प्रोडक्ट है उसको लोगों को बताओ, ताकि लोगों अवेयर हो जाएं लोग कि यह एक नया ब्रांड या एक नई चीज़ आई है। तो आपको लोगों के लिए, उसके लिए आपको कुछ इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ेगा जिसमें उसका तारुफ हो, ठीक है ना। किस तरह उसका लोगों को इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके अंदर हम लोगों ने ये दो चीज़ें या ये तीन चीज़ें, इनको टच फिर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसको लेना है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कंपनी आई है और वो है कंसल्टिंग एजेंसी, ठीक है, कंसल्टिंग एजेंसी। अब आप लोग मुझे अपने थॉट से बताएं, इनका काम है कि ये स्टडी वीज़ाज़ और वीज़ाज़ अप्लाई कर रहे हैं। अब इसके लिए मैंने इस पे काम करना है, ब्रांड अवेयरनेस पे। तो मैं इसके लिए किस किस्म की वीडियोस बनाऊंगा, कौन बताएगा? ऐसी जो भी जहन में आता है बता दो, अरे चाहे गलत बताओ, खैर कोई मसला नहीं है। हाँ सर, स्कॉलरशिप वगैरह जो देते हैं उनकी अवेयरनेस, जो बाहर की जितनी यूनिवर्सिटीज़ की हो गई उनकी बनाएंगे स्कॉलरशिप अप्रोच, ये सारे। ये भी सही है। और कुछ है? और कुछ सर
काशिफ साहब नहीं, मतलब क्या उनका हम क्या बताएंगे कि ये कंसल्टिंग एजेंसी है XYZ के नाम से। हाँ हाँ, और कुछ स्टडी प्लान्स है। हाँ सर। हाँ वीज़ा है हमारे पास, बस सब कुछ हो जाएगा। फ्री वीज़ा है हमारे पास, अच्छा। हाँ सही है, सही। और सर ये सर हमें स्कॉलरशिप देने में मसला या स्टूडेंट वीज़ा मसला है, तो हम आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। ये भी सही है सबकी बातें, लेकिन सबसे पहली चीज़ होती है कि ये कंसल्टिंग एजेंसी है XY के नाम से, मिसाल के तौर पर, ठीक है, XY कंसल्टिंग एजेंसी। अब इस सबसे पहले इस कंसल्टिंग एजेंसी का मैंने क्या करना होगा, इंट्रोडक्शन देना होगा लोगों को। उसके लिए मेरे पास कंटेंट में 4 किस्म की चीज़ें होती हैं, तकरीबन 4 या 5, ठीक है। और क्या क्या है मुझे कोई बताएगा, कितने किस्म के कंटेंट होते हैं हमारे पास, कौन बताएगा? वीडियो, क्या हो गया आप सबको यार? इमेज, हाँ, आर्टिकल, पॉडकास्ट एंड बस ख़त्म हो गया, ठीक है। वीडियो, इमेज, आर्टिकल, पॉडकास्ट, या फिर ब्लॉग्स भी इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है, ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं। ये 4 किस्म का कंटेंट होता है। तो अब मैंने अपने लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया। अब इसकी वेबसाइट हुई इस बंदे की, ठीक है ना, या फिर इसका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, या इसका सोशल मीडिया हमने बनाना है और इसकी अवेयरनेस करनी है हमने, तो सबसे पहले हम इस कंपनी का इंट्रोडक्शन बनाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ये मेरी XY कंसल्टिंग एजेंसी है और ये काम करती है, ठीक है। उसमें इसके बहुत सारे काम हो सकते हैं। मिसाल, मैंने अब खुद एक कंसल्टिंग एजेंसी के लिए काम किया हुआ है, उसका नाम है EM कंसल्टिंग एजेंसी। सबसे पहले हम लोगों ने उसकी वीडियो बनाई थी, उसको फिर हम लोगों ने स्पॉन्सर किया था पेशावर के अंदर, इस तरह बाज़ जगहों के अंदर, कि ये मैं हूँ और ये इसकी कंपनी है और ये तकरीबन 5-10 सालों से ही काम करी, इनकी ये सर्विसेज हैं। स्टडी वीज़ा हो गया, फिर इस तरह इसके अंदर जिसमें हम लोग फ़लाँ मुल्कों में, स्पेन और इटली और USA और चाइना, XYZ जितने भी हैं, ठीक है ना, एक्सेट्रा। फिर हमारे सामने ये कंटेंट आ गए। अब हम लोगों ने इसके अंदर इन सब पे काम करना है, कंटेंट सब पे बनाना है। अब ये मैं एज अ मार्केटर देखूंगा कि किसकी कितनी ज़रूरत है किस वक्त, ठीक है। समझ आ रही? मैं थोड़ा सा तुम लोगों को दोबारा समझाता हूँ। अवेयरनेस क्रिएट करनी है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है इस कंपनी की इन 4 चीज़ों के थ्रू। अब ये मुझे देखना होगा कि मैंने कौन सी कंटेंट पे ज़्यादा ज़ोर लगाना है। कंटेंट तो सब मैंने बनाने हैं, फिर इसके अंदर से एक आध कंटेंट बनाकर और उसको मैंने लगाना है बूस्टिंग पे, ताकि मुझे आखिर में क्या हासिल हो, कन्वर्जन। क्योंकि एंड पॉइंट हमारा तो यही है ना, एंड पॉइंट तो यही है। सबसे पहली चीज़ ब्रांड अवेयरनेस और आखिर में कन्वर्जन है। कन्वर्जन ही हमें हासिल करनी है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी गोल डिफ़ाइन करके कंटेंट पे काम करना होगा और इस कंटेंट के थ्रू अपनी कंपनी की XYZ चाहे जो भी है उसकी अवेयरनेस करनी होगी। उसके अलावा अगर मैं वीडियो को उठाऊं तो वीडियो में हम लोग प्रोमो वीडियोस भी बना सकते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियोस भी बना सकते हैं, हम लोग दफ्तर के हवाले से वीडियो बना सकते हैं। आप लोगों ने देखी भी होगी, ऑफिस की वीडियोस होती हैं, इस तरह बंदे के बारे में वीडियो होती है। ये सारा कुछ मेरे पास प्रोमो वीडियोस भी आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बड़े ब्रांड्स की बात करें, पेप्सी है या फिर कोको कोला है, तो वो भी प्रोमो वीडियोस आज भी बनाती हैं, अवेयरनेस अपनी करती हैं। कोई नई प्रोडक्ट आए इनकी, कोई नई चीज़ लॉन्च करें, जिस तरह वो लोग क्या करते हैं, उनका तरीक़ाकार ये होता है कि वो इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर लेते हैं, यंगस्टर्स हो गए, इनको हायर करके इनके लिए इनको पैसे देते हैं, ये गाना बनाते हैं, उस गाने को अपने नाम के साथ प्रमोट कर देते हैं, तो गाना भी मशहूर हो जाता है और पेप्सी भी प्रमोट हो जाती है। वो तो बड़े बजट है ना, ठीक है ना। फिर इस तरह इमेज के लिहाज से भी हमें अपनी कंपनी की इंट्रोडक्शन देनी होगी। लेकिन उसमें फिर ये होता है कि
थोड़ा बहुत कंपनी को भी बताएंगे, फिर उसके साथ साथ उनकी सर्विसेज का भी बताएंगे, ताकि मैं तस्वीर पे अपनी दूँ। या आप लोग अपने लिए भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किस तरह, जैसे ये नबील साहब ने अपनी एक गूगल एड्स की एजेंसी बना दी है, ठीक है ना, नबील एड्स के नाम से इसने अपनी एक एजेंसी बना दी है। ओके, इसने अपने लिए सबसे पहले एक वीडियो बना दी जिसमें इसने कह दिया कि मैं नबील अफरीदी हूँ और मैं यहाँ पे गूगल एड्स पे काम करता हूँ और मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। वो वीडियो इसने लगा दी स्पॉन्सर पे। फिर उसके बाद कुछ इमेजेस इसने दी और इमेजेस में इसने डिफ़ाइन कर दिया अपना सर्विसेज और उनके आगे पैकेजेस। बेसिक पैकेज मेरा ये है, स्टैंडर्ड मेरा ये है और प्रीमियम मेरा ये, ठीक है। फिर उसके बाद इसने एक और तस्वीर दी, उसने मज़ीद अपनी सर्विसेज को डिफ़ाइन कर दिया। ये मेरे पास अवेयरनेस का कंटेंट हो गया। पहली चीज़ मेरे पास अवेयरनेस आती है। अच्छा, उसमें फिर ये आता है कि फिर मैं उसमें अपने लिए लीड जनरेशन, ट्रैफिक और बूस्टिंग या कन्वर्जन फिर उसके बाद करूँगा। कंटेंट मार्केटिंग में सबसे पहले आपको अपनी गोल डिफ़ाइन करना होता है। गोल डिफ़ाइन करने के बाद आप अपने कंटेंट को इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए फिर ये होता है कि आपकी जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें भेजी भी थी, आप लोग ये देखेंगे कि और लोग आपकी जो भी कंपनी है या जो भी ब्रांड है उसमें और लोग क्या काम कर रहे हैं। कंपेटिटिव एनालिसिस आपको लाजमी लेना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे पास आती है, उसको हम लोग कहते हैं अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते होते हैं अमूमन कि आप अपनी इसके अंदर अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफ़ाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, कोई कंसल्टिंग एजेंसी है, एडवर्ट्स की एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी है, आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं। अब आप ये देखोगे कि मेरी ऑडियंस किस तरह की है, उनको मैंने उठाना है, ठीक है ना। उसके लिए फिर मुझे 4 किस्म के काम करने पड़ते हैं। सबसे पहली चीज़ मेरे पास आती है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च मुझे करनी पड़ती है, कंपेटिटिव एनालिसिस करना पड़ता है। मार्केट में मेरे तरह के और कितने लोग हैं या मेरी ब्रांड के और कितने के लोग हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। उस पर मुझे काम करना पड़ता है। कंपेटिटिव एनालिसिस लाजमी है, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मार्केट में आपकी जो और कंपटीटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। एक चीज़, उसमें मुझे 3-4 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मार्केट रिसर्च करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, जो इसी की आगे शाख में आता है, उसको हम लोग कहते हैं कस्टमर एनालाइज डेटा। मतलब क्या कस्टमर एनालाइज डेटा? अब आप किसी के प्लेटफॉर्म पे चले गए हो, आपको उसमें 2-4 किस्म की डेमोग्राफिक्स नज़र आती हैं। मतलब क्या, जो भी आपका ब्रांड है XYZ, सबसे पहले आपको ये नज़र आता है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसमें मेरे पास उसकी एज ग्रुप क्या है, ठीक है, एक एज ग्रुप क्या है। दूसरी चीज़ आपको ये नज़र आती है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। जो तीसरी चीज़ नज़र आती है उनका बिहेवियर क्या है। समझ आ रही है आप सबको? अच्छा, चौथी चीज़ नज़र आती है कि हम लोग उसके अंदर ये देखते हैं कि उनका बायर पर्सोना क्या है। मतलब क्या, इसका फ़ायदा क्या होता है? मिसाल के तौर पर आपने मार्केट रिसर्च कर दी,
यू आर अ गूगल एड एक्सपर्ट, यू आर अ सोशल मीडिया मैनेजर। अब आपने ये स्किल बेचनी भी है ना, तो आप और लोगों को देखोगे या थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करोगे कि मैं अपनी ये स्किल या ये ब्रांड, मेरे जो टारगेट ऑडियंस हैं उनमें ये चीज़ें कहाँ पे मुझे पाई जाएंगी, उनमें ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी रिसर्च को ले रहे हो, आप एक अच्छे सोशल मीडिया मैनेजर हो और आप अपने लिए आप ये तो नहीं करोगे ना कि क्या कहते हैं उससे, आप देखोगे कि यार मैं कोई B2B देखूं अपने लिए, बिज़नेस टू बिज़नेस, क्योंकि आपका कंज्यूमर बिजनेसमैन है। आपका कंज्यूमर वो है जो कि जिसका अपना कोई स्मॉल बिज़नेस है या बड़ा बिज़नेस है, तो या फिर कोई फ्रीलांसर है या किसी की अपनी कोई ज़ाती कंपनी है या कोई ऐसा बंदा है जिसका ऑनलाइन कोई कारोबार है। तो सबसे पहले आपको अपनी एज ग्रुप को डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है। ज़्यादातर अभी मैं आपको छोटी सी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, यहाँ भी लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी है, आप एक चलने हैं सोशल मीडिया मैनेजर हो। अब आपके जो इंटरेस्ट और एज ग्रुप है ना वो कौन सा होगा, ये तो मुझे लाजमी पता है कि 23 साल तक मेरा या 24 साल तक मेरा कोई एज ग्रुप में नहीं होगा। तो मतलब क्या इसका हुआ कि 25 साल से लेकर 40 साल तक, जिसमें मेरे पास कौन कौन आते हैं, बिजनेस ओनर, ठीक है, फ्रीलांसर्स मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं बताऊंगा आपको, ऑनलाइन ई कॉमर्स, ठीक है, और स्मॉल बिजनेस ओनर, स्मॉल बिजनेस ओनर्स। ये मेरे पास इनका इंटरेस्ट है, मतलब मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में होगा। एज ग्रुप भी मेरा डिफाइन हो गई और ये भी डिफाइन हो गई। अच्छा, बिज़नेस मैंने क्यों कहा, जो कि कारोबारी हल्का चाहते हैं, जिनकी अपने फिज़िकल बिजनेस हैं, किसी का होटल है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का मॉल है, ये लोग, जैसे हर एक बंदे को आजकल के दौर में एक सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए जो कि उनके सोशल मीडिया पेजेस को चलाए, आपने उनको टारगेट करना होगा। फिर आता है फ्रीलांसर्स क्यों मैं कह रहा हूँ, दो किस्म के फ्रीलांसर होते हैं। जैसे मैं हूँ डिजिटल मार्केटर तो हूँ, लेकिन मैं फ्रीलांस डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने साथ मुख्तलिफ फ्रीलांसर्स कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। कोई एनिमेटर है, कोई वीडियो एडिटर है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई क्या है, मैं फिर मेरे पास काम आता है मैं उनको काम देता हूँ, ठीक है। या फिर मुझे जब ज़रूरत होती है तो मैं उस फ्रीलांसर को अपने पास रख देता हूँ, तो उनको भी मैंने अपने साथ कनेक्ट करना होगा। हमें नहीं पता कि हमें कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, या फिर उनको हमारी शायद ज़रूरत पड़ जाए, तो उनके जहन में मैं हूँ कि यार मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, और मेरे जहन में वो हूँ कि यार वो एक फ्रीलांसर है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑनलाइन ई कॉमर्स, जिसका ई कॉमर्स का बिज़नेस है तो उसको भी सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि वो ई कॉमर्स में अच्छा है, वो पेज चलाने में शायद अच्छा ना हो, उसको बूस्टिंग के लिए, उसको ऐड डिज़ाइनिंग के लिए, मीडिया मैनेजमेंट के लिए उसको खामखा एक बंदा चाहिए जो कि उनका सोशल मीडिया को मैनेज करे। उसके बाद आता है स्मॉल बिज़नेस ओनर। स्मॉल बिज़नेस ओनर्स क्या मतलब, दुकानदार हमारे पास आ गए, कोई जिसका छोटा सा जनरल स्टोर है, या फिर मिसाल के तौर पर कोई भी इस तरह का काम हो, ठीक है ना, उनको भी बिज़नेस ओनर्स चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर किस तरह, जैसे अभी मैं कल एक देख रहा था दुबई में, उन्होंने एक बंदे को सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए था। उनको क्या चाहिए था, एक कार शोरूम था, उसके लिए डिजिटल मार्केटर चाहिए था, तो जो उनके लिए कंटेंट भी बनाया, जो उनके सोशल मीडिया भी मैनेज कर, उनके लिए एड्स भी चलाए, और उसकी तनख्वाह वो लोग क्या दे रहे थे, 4000 दिरहम, तो 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस, 4000 दिरहम तनख्वाह। तो वो क्या, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि स्मॉल बिज़नेस ओनर और बिज़नेस ओनर्स भी उस लिस्ट में आते हैं। अब आपने सेकंड टाइम क्या करना होगा कि उनका बिहेवियर आपने देखना होगा कि इनका बिहेवियर क्या है, ये लोग किन चीज़ों में सोशल मीडिया में इंटरेस्ट लेते हैं, कौन से पेजेस में,
कौन सी साइट्स पे, कौन से चैनल्स पर, किस किस्म का कंटेंट ये लोग देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बिहेवियर्स में लिखनी पड़ेंगी अपने पास। फिर उन बिहेवियर और इंटरेस्ट को हम लोग अपनी एड डिज़ाइनिंग में टारगेट करके और उनको अपना कंटेंट दिखाएंगे। समझ आ गई आपको यहाँ तक? उसके बाद आता है बायर पर्सोना। बायर पर्सोना क्या होता है कि बायर्स जो जब भी आता है ना, ख़रीदता है ना, तो वो क्या देख कर ख़रीदता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी शॉप जाऊँ तो दो किस्म की शॉप्स होती हैं, एक होता है लंडा बाज़ार, एक होता है ब्रांडेड कपड़े। तो मैं जब ब्रांड से कपड़ा ख़रीदता हूँ, महंगा तो होता है, लेकिन जब ख़रीद लेता हूँ तो फिर उसके बाद मुझे ट्रस्ट होता है कि हाँ यार एक चीज़ मैंने ख़रीदी है। लेकिन जब मैं लंडे से जाके चीज़ ख़रीदता हूँ तो वो मुझे 10 दफ़ा देखता हूँ, फटी ना हो कहीं से, शर्ट देखता हूँ, जूते दे, वो कपड़े ख़रीद रहा हूँ तो एक एक जगह पे इस तरह करके देख रहा होता हूँ कि कहीं कुछ फटी हुई तो नहीं है। ट्रस्ट नहीं होता ना, पर अलग उसके साथ मोल भाव करता हूँ। तो ये होता है बायर्स पर्सोना। बायर्स पर्सोना हमें ये देखना पड़ता है कि हम लोग अपनी चीज़ जो इसको बेच रहे हैं वो किस लेवल पे आकर बेचें उसको, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग क्या पर्सोना क्रिएट करें ताकि वो हमारी जो भी चीज़ है, जो भी ब्रांड है, उसको ख़रीद ले, उसको बाई कर ले। तो बायर्स पर्सोना हमें ख़ुद बनाना पड़ता है ताकि हम लोग उसकी तरफ जाएं, उसको चीज़ बेचें। अच्छा, ये सारा कुछ मेरे पास कंटेंट मार्केटिंग में आता है। ये जो है ये दूसरी चीज़ है मेरे पास कि अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, ठीक है ना। अच्छा, इसमें मेरे पास ये फिर इसके बाद हमारे पास आता है, और ये सारा कुछ जितना भी ये अंडरस्टैंड योर ऑडियंस होता है, इसको हम लोग एक और वर्ड भी कहते हैं जो मैंने आपको बताया भी था, इसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक्स। ये सारा कुछ उसमें आता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग इनसाइड का सेक्शन अक्सर हम लोग देखते हैं ना, बिजनेस सूट के अंदर, गूगल एडवर्ड्स के अंदर, तो उसके अंदर हम लोग ये सब कुछ नोट करते हैं। डेमोग्राफिक्स हम लोग ये सारा नोट करते हैं, फिर उन डेमोग्राफिक्स को हम लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप लोग इसमें गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। गूगल की हेल्प इस तरह ले सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ, कुछ भी आप मुझसे सवाल लिखो तो वो आपको सारे डेमोग्राफिक्स लाइन में बता देगा। आजकल के दौर में ज़्यादा सर्च आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? ऑलरेडी ये सारे डेमोग्राफिक्स ऑनलाइन मौजूद हैं। किसी ना किसी ने वेबसाइट, अपने ब्लॉग पर ये सारे डेमोग्राफिक्स अपलोड की होती हैं। तो हमारे लिए काम आसान हो गया है, हमारे लिए एज अ मार्केटर काम आसान हो गया। अगर देखना चाहूँ ना कि सोशल मीडिया मैनेजर का इंटरेस्ट और बिहेवियर्स क्या है, या किन लोगों का इनमें इंटरेस्ट है, तो मुझे ख़ुद सर्च आउट करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब मैं गूगल पे भी लिखूँगा तो 5-6 ने अपने ब्लॉग्स में अपलोड किया होगा। ब्लॉग्स और वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे डेमोग्राफिक्स आपको अपने नीश के हवाले से गूगल के अंदर या चैट जीपीटी के अंदर आपको मिल जाएंगे। यू कैन आल्सो यूज़ चैट जीपीटी फॉर योर डेमोग्राफिक्स, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, थोड़ी मेहनत में आपका ज़्यादा काम हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास आता है कि कंटेंट बनाना, डेवलप अ कंटेंट स्ट्रेटजी। तो समझ आ रही है कि नहीं आप सबको? सर अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, इसको हम लोग कहते हैं डेवलप कंटेंट स्ट्रेटजी। इसमें पहली चीज़ हमारे पास क्या आती है, अगर आप लोगों ने देखा हो, आपके पास एक चीज़ होती है, उसको हम लोग कहते हैं या इसको अगर मैं इस तरह लिख दूँ ना, कंटेंट कैलेंडर। मेरे पास कंटेंट होते हैं 4 किस्म के, वीडियो, इमेज, आर्टिकल या ब्लॉग, एंड पॉडकास्ट, ठीक है।
मैंने यहाँ पर लिखा भी था अपने लिए, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अच्छा, और इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। और भी होते हैं लेकिन फ़िलहाल हम लोग इतना ले। ये मेरे पास कंटेंट है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग समझ आ रहे हो, कहाँ पे समझना है मुझे पूछ लो। सबसे जो पहली चीज़ थी वो क्या थी हमारे पास, डिफाइन योर गोल। उसके बाद फिर क्या था हमारे पास, ऑडियंस थी। अब हमारे पास आ गया है कि अब हम लोगों ने कंटेंट स्ट्रेटजी बनानी है, डेवलप और कंटेंट स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजी कहते हैं हम लोग किसको, प्लानिंग, ठीक है ना। अभी मेरे पास ये एक, इसमें मेरे पास, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसको कर लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 1 2 3 4, सही है, ठीक है ना। अच्छा, ये मेरे पास, वालेकुम अस्सलाम मैडम, बहुत जल्दी आई हैं आज आप। चलें चलें, खैर है, बैठ जाए, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये मेरे पास कंटेंट कैलेंडर है, ठीक है। अगर आप लोग इसको देखो ना तो हमारे पास महीने में 30 दिन नहीं होते हैं, 30 दिन से ज़्यादा तो नहीं होते हैं, बाज़ अगर 31 भी हो जाते हैं, और एक महीना 28 का भी होता है, ठीक है। खैर, लेकिन एवरेज हमारे पास 30 दिन होते हैं, ठीक है, 30 दिन होते हैं। अब इन 30 दिनों के अंदर आप लोगों ने अपनी कंपनी के लिए, जब आप लोगों ने डिफ़ाइन कर देते हो गोल, ब्रांड अवेयरनेस का गोल आपने डिफ़ाइन कर दिया है, या मैं ट्रैफिक ला रहा हूँ वेबसाइट पे किसी के लिए मैं वेबसाइट पे ट्रैफिक लाऊँ तो भी मुझे कंटेंट बनाना है ना, कंटेंट बगैर तो ट्रैफिक नहीं आएगी ना। इसी तरह आपने किसी के लिए कन्वर्जन क्रिएट करनी, यानी आप किसी रियल एस्टेट कंपनी में चले गए हो और आपने उसके लिए किसी सोसाइटी की, जिस तरह अभी बैरिया टाउन पेशावर आ रहा है, पता चला आप सबको? अच्छा, बैरिया टाउन पेशावर आ रहा है, कल बैरिया टाउन वाले मलिक रियाज के बेटे ने कल दिया था ना, जिस तरह अभी पेशावर आ रहा है। अभी चलो मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, बैरिया टाउन ब्रांड है कि नहीं है? बड़ा ब्रांड है। अब इसको मुझे ये बताओ कि इसको अगर ये पेशावर आएगा तो पेशावर में इसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, अवेयरनेस की, ट्रैफिक की, कन्वर्जन की, या लीड्स की? हाँ, बैरिया टाउन क्या चीज़ है और कुछ? ब्रांड है वो ऑलरेडी। हाँ सही है, ब्रांड है क्या? मैं कह रहा हूँ ब्रांड है ऑलरेडी, उसकी अवेयरनेस हो। हाँ, ये सारी दुनिया को पता है उसके बारे में। और कोई सर, बासित साहब, बैरिया टाउन अगर पेशावर आएगा वहाँ पे, अगर आपको उसकी मार्केटिंग मिल जाती तो आप उसके लिए क्या करोगे? वो आ जाते हैं बासित मार्केटर के पास। हाँ, नहीं समझ आई क्या कहे? प्लान्स डिफाइन तुम करोगे तो क्या करोगे प्लान डिफाइन करने के बाद? हाँ सर, काशिफ साहब आप क्या कहेंगे? अवेयरनेस क्यों? अभी मेरा टोल का तो पता है, हाँ हाँ, लेकिन ये नहीं पता कहाँ पे है। सर कहाँ पे रेट्स क्या है, स्ट्रेटजीज बताएं, स्ट्रेटजीज क्या है, सारा अवेयरनेस में आता है, ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, पहली बात है कि बैरिया टाउन तो बड़ी कंपनी है ना, तकरीबन सबको पता, लेकिन सबको ये नहीं पता, पर हमारा खास तौर पर तो वहाँ के बैरिया टाउन क्या चीज़ है। बैरिया टाउन सोसाइटी किस तरह की सोसाइटी है, मतलब एक होती है, एक तो सिंपल हाउसिंग सोसाइटी, जिस तरह हमारे पठानों शहर में होती है ना, कि एक रोड बना देते हैं और बस कहते हैं ये भी सोसाइटी है। तो वो तो गेटेड कम्युनिटी है, उसके अंदर तो सारा कुछ होता है, तो पूरा एक शहर है। इसलिए तो बैरिया टाउन शहर से काफ़ी दूर बनता है, क्योंकि वो खुद एक सिटी होती है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अवेयरनेस। लोगों को बताएंगे कि बैरिया टाउन आया तो है, सबको पता तो है कि बैरिया टाउन एक
नाम तो है लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट इज़ बैरिया टाउन। तो उसके लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी एज अ मार्केटर। अगर आप लोगों को उसकी सोशल मीडिया मिल जाती है, आप लोग खुद उसमें काम करते हो, ठीक है ना, आप लोग खुद उसके एज अ प्रॉपर्टी एजेंट बन जाते हो, तुम लोग उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके फिर मुख्तलिफ कंटेंट होते हैं, आपको उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। खैर चलो, ये तो ऐसी इसमें फिगर आउट बात आ गई। थोड़ी सी स्ट्रेटजी थी, आप लोगों का माइंड थोड़ा सा खुल जाए कि स्ट्रेटजी किस तरह बनती है और किस तरह से हम उसमें काम करते हैं, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ हमारे पास थी ऑडियंस डिफ़ाइन करना। वो भी मैंने आपको बताया कि वो डेमोग्राफिक्स के ज़रिए होती है कि हम लोग अपने बिज़नेस के जो लोग हमारे साथ रिलेट करेंगे, हम देखेंगे कि उनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है ना, उनका बिहेवियर क्या है, उनका एज ग्रुप क्या, उससे मुझे पता चलेगा कि मैंने उनके लिए किस तरीके का कंटेंट बनाना है, किस तरह। अब मैं आप लोगों को से पूछता हूँ, अगर मैं 13 साल से लेकर 21 साल तक के लिए कंटेंट, वीडियो कंटेंट बनाऊँ तो किस तरह का कंटेंट बनाऊँगा? कुछ भी बता दें, गलत बता दें, लेकिन इट्स ओके। मतलब 13 साल से लेकर 21 साल तक के लिए जो कंटेंट मैं बनाऊँगा तो किस तरह, या 13 साल तो खैर बहुत छोटा हो गया, 15 साल से लेकर 16 साल या 15 साल से लेकर 21 साल तक या 22 साल तक के बच्चे के लिए अगर मैं कंटेंट बनाऊंगा तो किस तरह का कंटेंट होगा? एजुकेशन का भी हो सकता है, हाँ नहीं स्पोर्ट्स और ये नहीं, मतलब किस तरह का कंटेंट होगा, उसमें क्या चीज़ होगी? हाँ, इंटरेस्ट की भी बात कर सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरह ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा इंगेजिंग होगा, ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा, या फिर ज़्यादा उसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा इस तरीके का होगा कि जिसमें हम लोग, जिसमें विजुअल ज़्यादा हो, ग्राफिक्स ज़्यादा हों, ठीक है ना, जिसमें एजुकेशन कम हो और जिसमें एंटरटेनमेंट उसके अंदर ज़्यादा। ये मेरा लैपटॉप बोले कि नीचे, अच्छा नीचे ड्रायर लगाया हुआ है, अच्छा ठीक है। इसी तरह 23 साल से लेकर 30 साल तक इनके लिए किस तरीके का कंटेंट बनेगा? जी, पैसे कैसे बनाने हैं, ठीक है ना। और अगर 30 साल से लेकर 40 साल तक के लिए खर्च कैसे करना है, ये भी ठीक है, खर्च किस तरह करना है, ये सारा कुछ हमारे पास किस में आता है? डेमोग्राफिक्स में आता है। ये चीज़ होती है। देखो, एक होता है जेन जी, ठीक है ना, टिकटॉक पे अमूमन कौन है हमारे पास, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर जेन जी है ना, ठीक है ना। ज़्यादातर उस तरह का कंटेंट हो जिसमें इंटरटेनमेंट का फैक्टर ज़्यादा हो, म्यूज़िक हो उसके अंदर, मूवीज़ हो उसके अंदर, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो, थोड़ा सा इंगेजिंग हो, इस तरह का कंटेंट टिकटॉक पे रैंक करता है। एजुकेशन कंटेंट टिकटॉक पे जल्दी रैंक नहीं करता। यूट्यूब पर ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो एजुकेशनल कंटेंट होता है ना, वो भी रैंक कर जाता है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पर जेन ज़ी कम है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जेन ज़ी जो 13-14 साल वाले और 21 साल तक लोग ज़्यादा हमारे पास बैठे हुए हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आप सबको? अब यहाँ पे देखो, जब आप डिफाइन योर ऑडियंस हो जाती है ना, अब आपको पता चल गया कि आप लोगों का एज ग्रुप ये है, इंटरेस्ट ये है, बिहेवियर्स ये है, अब आपने उसके मुताबिक आपने उनके लिए कंटेंट बनाना होगा, ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पर आप सोशल मीडिया मैनेजर हो और आप कंटेंट बना रहे हो, उसमें आपने टिकटॉक पे गाने डाले हुए हैं, तो वो कोई नहीं देखेगा, वो कहेंगे ये अनप्रोफेशनल सा बंदा है, ठीक है। या आप रियल एस्टेट बेच रहे हो और आपने उसके लिए बहुत क्या कहते हैं, उसके अंदर किताबें घुसा दी हैं, कहते हैं ना, बहुत मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो आम लोग उसको पिक नहीं करेंगे, तो वो नहीं बिकेगा। तो सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना होगा, अपने नीश का एज ग्रुप देखनी होगी और बिहेवियर देखना होगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आती है जिसको हम लोग कहते हैं डेवलप अ कंटेंट स्ट्रेटेजी। तो ये तीसरा मरहला है कि आपने 30 दिन के हिसाब से अपना कंटेंट बनाना होगा। अब मिसाल के तौर पर आपने अब काम करना है अवेयरनेस के ऊपर, तो अवेयरनेस में सबसे पहले कंटेंट क्या बनेगा हमारे पास? किस टाइप का कंटेंट बनेगा? क्या चीज़ बनेगी? हम लोग इंफॉर्मेटिव नहीं, इंट्रोडक्शन ना, इंट्रो वीडियोज़ हम बनाएंगे, अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। उसमें मेरे पास वीडियोज़ भी आ सकती हैं, रील्स भी आ सकती हैं, शॉर्ट्स भी आ सकती हैं, फिर इमेज में भी हम लोग अपने ब्रांड के बारे में बताएंगे, फिर आर्टिकल ब्लॉग्स भी अपने ब्रांड के बारे में लिखेंगे, और फिर इन्फोग्राफिक्स जो होते हैं वो भी हम बनाएंगे अगर बनाना पड़े तो,
ठीक है ना। देखें यही हमारे पास 30 दिन है, इन्हीं 30 दिन हम काम करेंगे। अब 2 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, हमेशा याद रखो कि जब आप किसी के घर मेहमान बन के एक दफ़ा जाओ ना तो बड़ी खतर खुददारी करता है, दूसरी दफ़ा जाओगे फिर भी करेगा, तीसरी दफ़ा जाओगे फिर ज़रा कम करेगा, चौथी दफ़ा जाओगे तो मैं कहेगा तुम क्यों बार बार आते हो। ठीक है, नहीं लोग कहते हैं तुम जाओ किसी के घर एक हफ़्ता जाओ ना, फिर वो नेक्स्ट अगले दूसरे हफ्ते से तुम्हें कहेगा तुम घर के बंदे हो, और फिर तुम्हें कहेगा उधर जाओ चाय पीनी है जाओ उधर किचन है, ठीक है, तुम्हें किचन का रास्ता बताए। इसी तरह ज़िंदगी में भी होता है, जब आप किसी चीज़ बंदे को एक चीज़ बार बार उसकी सोशल मीडिया पे अपेयर करो ना तो वो तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देता है, वो तो उनसे इरिटेट होना शुरू हो जाता है। तो हमें इस तरह नहीं करना होता कि हम लोग मतलब डेली हिसाब से बस अपलोडिंग कर रहे हैं और एक दिन के अंदर 6 चीज़ें अपलोड कर रहे हैं ना, उससे ये होता है कि हमारी इंगेजमेंट डैमेज हो जाती है। सबसे बड़ा नुकसान हमें ये होता है कि हमारी इंगेजमेंट डैमेज हो जाती है उससे। जी मैंने खुद पूछ किया ना सर, बार ब्रांड ने वो पहली दफ़ा जब मेरे सामने आते मैं देखता नहीं हूँ, दूसरी दफ़ा जब थोड़ा सा रुक जाता हूँ कि इसमें क्या है, हाँ, तीसरी चौथी दफ़ा मैं क्लिक भी कर लेता हूँ कि आगे देखे आगे ये चीज़ है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर अगर आप एक ही दिन में 3-4 चीज़ें अपलोड कर दें तो लोग आपकी इंगेजमेंट डैमेज होगी, उससे फ़र्क आपको पड़ेगा। इधर पानी पिला दे आप, ठीक है। अब आपके पास यही 30 दिन है और आपके पास ये सारा टूल्स आपके सामने पड़े हैं, वीडियोस भी हैं, मैंने मिटा दिया, वीडियोस भी हैं, इमेज भी हैं, आर्टिकल भी हैं, पॉडकास्ट भी हैं और इन्फोग्राफिक्स भी हैं, ठीक है ना। अब आपने इस पूरे मंथ में आपने इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा, चूँकि अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है ना, प्रोमो वीडियोज़ हैं, इंट्रोडक्शन है, तो मुझे यहाँ पे खुद डिसाइड करना होगा कि मैंने कौन से दिन वीडियोस देनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं इसको निशान दे देता हूँ, एक्स का मतलब क्या है, वीडियो हो गई, 0 का मतलब इमेज हो गया, माइनस का मतलब आर्टिकल हो गया, और डिवाइड का मतलब मेरे पास पॉडकास्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपने लिए बना दिया आर्टिकल, तो गलत सोच दिया मेरा, गिलास चेंज कर दिया इन्होंने, हम लोग थोड़ा वो भर लेंगे। बहुत ठंडा, ठीक है। अब ये आपके सामने 1 महीने का प्लान है। अब आपने इसमें अपने इन सारे कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि मैंने किस दिन वीडियो देनी है, फिर किस दिन तस्वीरें देनी है, फिर किस दिन मैंने आर्टिकल देना है, और किस दिन मैंने इसके अंदर ब्लॉग देना है, किस दिन मैंने इसके अंदर क्या कहते हैं उसे, ये पॉडकास्ट वगैरह देने हैं, या पॉडकास्ट नहीं भी दे, इट्स ओके फॉर यू, ठीक है। और फिर इसमें ये भी है कि मिसाल के तौर पर आपने पहले वीडियो दे दी मिसाल के तौर पर, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर इमेज दे दिया, तस्वीरें दे दी, आपने इस वीडियो में आपने अपनी ब्रांड का तारुफ कर दिया। मिसाल दे रहा हूँ एग्जांपल, इस इमेज में आपने मंडे के दिन आपने अपने ब्रांड का तारुफ कर दिया कि ये हमारा ब्रांड है और इसके अंदर हम लोग ये काम करते हैं, ओके। उसके बाद आपने तस्वीरें दे दी अपने ब्रांड के बारे में, जिसमें एक जुम्मे की पोस्ट आ गई, बाकी 3 आ गई, कोई सर्विसेज आ गई, बाकी इस दिन, और ये ज़रूरी नहीं कि हर दिन पोस्ट करो, आपने ये कर दिया और एक दिन छोड़ के आपने पोस्ट करनी होती है, हमेशा याद रखो। समझ आ गई आपको? अब सही है, ठीक है। फिर ये हफ्ता कंप्लीट हो गया ना, तो थोड़ी बहुत इंगेजमेंट आना शुरू हो गई मेरे पास। उसके बाद आपने दोबारा यहाँ पर आपने वीडियो दे दी, सही है, और इधर आपने फिर आपने पिक्चर्स दे दी। दो हफ्ते हो गए हमारे पास, सही है। इन 2 हफ्ते के बाद आपने फिर क्या करना है, एक ऐड लगा देना है इधर।
इसी वीडियो को आपने उठाकर यहाँ पर आपने ऐड लगा देना है सारे हफ्ते के लिए। और इसके दरमियान आपने यहाँ इसको भी ऐड कर देते हैं। ये दरमियान में आपने कोई इन्फोग्राफिक्स, कोई आर्टिकल, कोई वीडियो आपने दे देनी है। उससे क्या हुआ, एक बंदा इस वीडियो की वजह से जो कि तीसरे हफ्ते लगी थी ऐड पे, उसकी वजह से आपके पेज पे आया। जब वो आपके पेज पे आएगा तो ये कंटेंट जो पड़ा होगा वो भी देख लेगा, और जो मज़ीद कंटेंट आ रहा होगा ना तो वो भी इसके सोशल मीडिया फीड में आ जाएगा। ये होता है स्ट्रेटजी बनाने का तरीक़ाकार। समझ आ रही है? दोबारा बताऊं? दोबारा बताता हूँ, गौर से देख लो। जब भी हम लोग ब्रांड के लिए कंटेंट बनाते हैं तो सबसे पहली चीज़ डिफाइन योर गोल्स। आपको अपने ब्रांड के लिए क्या चीज़ करनी है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ट्रैफिक लेनी है, कन्वर्जन लानी है। हो सकता है उसकी अवेयरनेस हो और उसको किसी ख़ास स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक ब्रांड आया था, उसका शहद का काम था। अब उसका काम था होल सेल का। वो लाहौर से शहद मंगवाते थे, बल्कि सॉरी लाहौर शहद जो था वो लाहौर एक्सपोर्ट करते थे और सऊदी एक्सपोर्ट करते थे। उसका होल सेल का काम ठीक चल रहा था, लेकिन वो कह रहा था कि मैं अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहता हूँ। अब उसको क्या चाहिए था, ब्रांड अवेयरनेस थोड़ी चाहिए थी ना, उसे चाहिए ट्रैफिक। और मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए उसी का कंटेंट उठाया और उसी कंटेंट में मैंने उसकी वेबसाइट को कनेक्ट कर दिया फेसबुक पिक्सल के ज़रिए से, और उसका ऐड चला दिया। ऐड मैंने कहाँ चला, अब ऑलरेडी उसके पेज पे ऑडियंस थी, 10-15 हज़ार की ऑडियंस मौजूद थी और तकरीबन कोई 80-90 हज़ार की उसकी रीच थी। तो उन्हीं रीच और उन्हीं ऑडियंस को इस्तेमाल करते हुए मैंने ऐड लगा दिया और उसकी ट्रैफिक, और वो सारी ट्रैफिक उठा के मैंने उसकी वेबसाइट पे डाल दी। ये होता है हमारे पास गोल डिफ़ाइन करने का तरीक़ाकार। उसके लिए फिर मुझे मज़ीद पोस्टें, मज़ीद कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन बाज़ टाइम इस तरह भी हो सकता है कि वो आपको कहे कि यार मेरे लिए पोस्टर भी बनाओ, तो आपने खुद से देखना होगा, उसको नहीं कहना होगा, ठीक है ना। या आप सोचोगे बैठ के कि मुझे अभी इसके लिए कौन सा गोल डिफ़ाइन करना है इस क्लाइंट के लिए। तो जब गोल डिफ़ाइन हो जाए ना, उसके बाद फिर आपने ऑडियंस देखनी है। ऑडियंस देखने के बाद आपने पूरी मंथ का आपने प्लान बनाना है कि मैंने किस वक्त कौन सी वीडियो अपलोड करनी है। यानी कि शुरू में इंट्रो वीडियो आ गई, फिर दरमियान में कोई हेल्पिंग वीडियोस आ गई, फिर आखिर में कोई क्वेश्चन आंसर सेशन आ गया अगर कंसल्टिंग एजेंसी है। या अगर कोई ब्रांड है मेरा, मिसाल के तौर पर कोई रियल एस्टेट का ब्रांड है, तो सबसे पहले तारुफ़ी वीडियो आपके रियल एस्टेट कंपनी के बारे में, फिर उसके बाद कोई ऐसी वीडियो यहाँ पे डाली किसी सोसाइटी पे आप काम कर रही हो, फिर इधर एक और वीडियो आ गई जहाँ पे आपने किसी और सोसाइटी की वीडियो। इस दौरान आपने अपनी आपकी कंपनी के साथ जितनी भी सोसाइटीज़ मिली हुई हैं उनके आपने बजट प्लान्स या जो भी हैं या जो भी पोस्टें हैं वो आपने दे देनी हैं। और इस दौरान आपने कोई मोटिवेशनल पोस्टें, कोई ऐसी पोस्टें जो कि आपके इंगेजमेंट को ज़्यादा कर सकती हैं, चाहे वो इमेज हो, इन्फोग्राफिक्स हो, आर्टिकल ब्लॉग्स हों या फिर कुछ शॉर्ट रील्स हों, उनको भी आपने विश्व मैनेज करना है। देना आपके पास सही चीज़ है। डेली भी अपलोडिंग नहीं करनी कि यार लोग इरिटेट ना हो। और इस तरह की पोस्टें आपने बनानी है कि जो कि मेरे पास पूरा महीना मेरा पेज बिज़ी रहे, ठीक है, और उस पर इंगेजमेंट आती रहे। उसके लिए ये सारा काम आपको, ये पूरे मंथ की प्लानिंग आपको पहले करनी होगी और इसके ज़्यादातर कंटेंट भी आपको पहले बनाना होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग खपाऊ काम है। ये बड़ा इस तरह का, इसमें बाज़ औक़ात बंदा फंस जाता है। फंसता किस तरह है, फंसता इस तरह के बाज़ औक़ात नहीं काम करता जहन इंसान का कि यार मैं क्या अपलोड करूं, मैं इंसान के जहन में आइडियाज़ नहीं आ रहे होते। तो फिर इंसान इसमें फिर अपने कंपटीटर से भी सीख सकता है, वहाँ से भी हेल्प ले सकता है और कोई नई चीज़ ही बना ट्राई कर सकता है, ठीक है। जैसे लोग आजकल कर भी लें, जैसे मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस मार्केटिंग एक पेज है, उनके पास आजकल आइडियाज़ ख़त्म हो गए तो वो क्या बना रही है आजकल रील्स में, मीम्स बना रही है। तो मीम्स बनाने से उनको क्या फ़ायदा, मार्केटिंग के लिहाज से ही मीम्स बना रही है, अपने रियल एस्टेट की मीम्स ही बना रही है, लेकिन वो रील्स के तौर पर बनाए, उससे उनको अच्छी इंगेजमेंट मिल रही है। इंडिया का एक FM रेडियो है, तो वो भी इस तरह दफ्तरों में अपनी वीडियोस बनाता है, 1 मिनट की, 2 मिनट की। ये सारा कुछ इसलिए होता है कि मेरे पेज पे इंगेजमेंट आती रहे।
ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ब्रांड के मुताबिक ही काम करो, अपने ब्रांड से आउट भी काम कर सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंगेजमेंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास इधर आपके पेज पे लोग आ जाएं, ठीक है ना, आपके प्लेटफॉर्म पे लोग आ जाएं। अभी ये सारा कुछ जो है ना, ये जितना भी कंटेंट स्ट्रेटजी है, इट डजेंट मैटर कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है आपका प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। सब के लिए ये चीज़, ये फार्मूला सेम है, ठीक है। अब इसमें आपको खुद डिफ़ाइन करना पड़ता है कि अब मुझे क्या करना है। तो इसीलिए अपने साथ एक डायरी रखो या मोबाइल में अपने पास नोट्स रखो और उसमें लिखते रहो। कल मैंने बैठ के एक दिन में 7-8 वीडियोस बनाई। सबसे पहले मैंने बैठ के लिख लिया का टॉपिक, एक टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 7, तकरीबन 9 टॉपिक्स मैंने लिखे, 10 टॉपिक्स, और 10 टॉपिक्स पे बैठे बैठे मैंने तकरीबन 3 घंटों के अंदर 8 वीडियोस मैंने बना दी और अपलोड भी कर दी। तुम लोग यूट्यूब मेरे चैनल पे जाओ, उस पर अपलोड है। वो मैंने क्यों अपलोड किया, मैं तुम लोगों को बताने के लिए कि इस तरह तुम लोग भी कर सकते हो, ठीक है, या यूट्यूब चैनल पे। और कहाँ से अपलोड किए, किस तरह अपलोड किए हैं, मोबाइल से बनाई है, AI की मदद से बनाई है, फुली AI की मदद है। हाँ, कंटेंट मैंने खुद लिखा मैंने खुद है कंटेंट। बाकी वो जो एप्लीकेशन मैंने आपको दी थी ब्लैंक के नाम से, ठीक है ना, उसमें मुझे क्या आसानी हो गई, 2 आसानियाँ हो गई। एक, सबटाइटल्स आ गए। दूसरी चीज़ कि मुझे स्क्रिप्ट देख देख के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर ही स्क्रिप्ट लिखी हुई आ रही है मेरे, और वो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो स्क्रिप्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। तो ये मुझे आसानी हो गई, ठीक है। मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं साथ साथ जो कैमरा है उसको भी फेस कर रहा हूँ, तो ये मुझे आसानी हो गई। खैर, ये तो चलो मैंने अपनी बात की। जब तुम लोग कंपनी के लिए भी काम करोगे इसी तरह काम करोगे, स्ट्रेटजी भी पहले से बनाओगे और कंटेंट भी पहले से बनाओगे, और डिफ़ाइन होगा कि तुम लोगों ने अब किस तरीके से काम करना है। अब उसका क्या तरीक़ाकार होता है उसका मैं इंशाल्लाह अभी तुम लोगों को बता भी दूंगा लैपटॉप में, कि जिन कंपनीज़ के लिए मैंने काम किया है। अगर तुम लोग उन कंपनीज़ की शुरू में चले जाओ ना, तो तुम लोग को अंदाज़ा होगा पहले मैंने कौन सी वीडियो बनाई है, दूसरी कौन सी वीडियो थी, तीसरी कौन सी वीडियो थी। बस वक़्त इंसान का ज़हन इसमें ख़राब हो जाता है, लेकिन तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये तो समझ आएगी ना आप सबको। इसके बाद हमारे पास चीज़ आती है, उसको हम लोग कहते हैं हाई वैल्यू कंटेंट बनाना। ये तो सबको पता है, ठीक है ना। इसके बाद का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं क्रिएटिंग हाई वैल्यू कंटेंट। मतलब क्या है इसका? हाई वैल्यू कंटेंट का मतलब ये होता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसका स्क्रिप्ट अच्छी हो, उसका मेरे पास कंटेंट उसका जेन्युइन हो, ऑर्गेनिक हो, ये सारा कुछ इसमें मेंशन होना चाहिए। मतलब क्या है इसका? दूसरी बात ये कि और वो स्टैंड आउट हो मेरे पास आपके कंपटीशन से। मिसाल के तौर पर क्या, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये बात मैंने किसको की थी यहाँ पर, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अपने डब्बे से निकल के सोचो। जब आपने अपने कंपटीटर का एनालिसिस कर दिया और आपने ये देख लिया कि मेरे मुखालिफिन जो हैं या मेरे कंपटीशन जो है वो कौन लोग हैं, अब आपने उन जैसे, शुरू में हो सकता है आप उन जैसा कंटेंट बना क्योंकि आप लोग फ्रेश ही हो, लेकिन कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि मैं उनसे कुछ अलग करके दिखाऊं, ठीक है। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए उनसे मैं अलग कंटेंट बनाऊं। तो हमेशा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, हर चीज़ से अलग लेके सोचो। अपने आप को डब्बे, देखो हमारी सबसे बड़ी खामी क्या होती है बचपन से लेकर आज तक। एक बंदा है साहिल अदीम के नाम से, उस बंदे को फॉलो भी करो, बड़ा ज़बरदस्त बंदा। कल मैंने उसका सेशन देखा 3 घंटे का, कमाल का सेशन था वो। खैर बहरहाल उस बड़ी प्यारी बात उसने की। वो कहता है कि हम लोग अपने, हर कोई बचपन से लेकर हम अपने बक्सों में कैद हैं, चाहे वो मज़हब का डब्बा हो, दीन का डब्बा है, इस्लाम का डब्बा है, स्कूल का डब्बा है। तो हमारा एक ख़ास किस्म का इतना एक, हमारी कैपेसिटी इतनी है, ठीक है ना। अगर हम कुरान को देखते हैं ना, कुरान करीम को, तो कुरान करीम में से हम लोग मसाइल निकालते हैं, तलाक़ के मसाइल, निकाह के मसाइल, मिरास के मसाइल, ठीक है ना, या फिर मिसाल के तौर पर रोज़े के मसाइल, हज के मसाइल,
बस यही चीज़ें निकाल रहे होते हैं और हम कुछ नहीं निकाल सकते इसमें से। हालांकि कुरान इससे कई गुना बढ़कर है। जैसे सूरह मारिज पढ़ी हुई है आप लोगों ने? सूरह मारिज एक सूरत है, उसमें उसने एक चीज़ डिफ़ाइन की थी, फिर मैंने अपनी भी रिसर्च की, उसमें उसने पोर्टल्स का जिक्र किया। पोर्टल्स, ये तो हमें पता है ना कि 7 आसमान है। अच्छा, तुम लोग उसको जानते हो, ये जिसने टाइम की थ्योरी बनाई थी, स्टीवन हॉकिंग। स्टीवन हॉकिंग एक फ़िलासफ़र गुजरा है, उसने सबसे पहले ये बताया था कि ब्लैक होल की क्या चीज़ है। और ब्लैक होल असल में ये दुनिया जो है ना, ये एक ब्लैक होल होता है जहाँ पे सारा कुछ जाकर गायब हो जाता है। लेकिन कहते हैं एक वाइट होल भी है, यहाँ से गायब होता है वहाँ से निकल भी रहा होता है सब कुछ। तो ये एक्चुअली सर्कल है इस तरह। एक और भी उसकी एक थ्योरी थी बड़ी ज़बरदस्त। खैर मैं थ्योरी नहीं बताऊँगा, मेरा बताने का मकसद क्या है, वो सिर्फ पहले आसमान तक गया है। और हमें यह बताया गया है कुरान में कि 7 आसमान हैं, यानी कि 7 पोर्टल्स हैं, ठीक है ना। और इसका जिक्र सूरह मारिज में है। अब हम लोग क्यों नहीं डिफ़ाइन कर सके, क्योंकि हमने फ़िज़िक्स नहीं पढ़ी, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज़ों में। हमें गैलेक्सीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, हमें यूनिवर्स से इंटरेस्ट नहीं है, हमें कायनात में और फिक्र। अब छोटी सी एक बात है, कितनी गैलेक्सीज़ होंगी आपके ख़्याल में से दुनिया पूरी कायनात में? एक गैलेक्सीज़ में कितने प्लैनेट्स होते हैं? अमूमन अनडिफाइंड होते हैं। और ये मज़ीद भी बढ़ रही है। तफसीर इब्न कसीर में इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तकरीबन 70,000 कायनातें, और ये हर दिन के हिसाब से इसमें ज़्यादती हो रही है। अब उनको ये बातें किस तरह पता चली? उस वक्त इल्म का ज़ोर था, बगदाद मरकज़ होता था। अब आजकल नहीं है। हम लोगों ने ख़ुद को डब्बों में कैद कर दिया। हमें जो बताया जाता है बस ये है, ये फंका है, तो बस ये फंका है, हम कहते हैं अच्छा जी ठीक है, सही है। तो थोड़ा सा तुम लोग इस चीज़ से बाहर निकलो, थोड़ा सा ग्लोबल रीच रखो, थोड़ा सा आज़ाद ख्याल होकर सोचो, थोड़ा सा अपने जहन को वसी करो, तो तुम लोग फिर थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे। मार्केटिंग में भी तुम लोग कुरान से मदद ले सकते हो, कुरान से मदद ले सकते हो। लिटरली मैं तुम लोगों को पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कुरान से बना के बता सकता हूँ। तुम लोगों को किस तरह कुरान खुद हमारे लिए मार्केटिंग एक मार्केटिंग की किताब है, कह दो, फंडामेंटल्स हमें सिखाती है हर एक चीज़ में। जब हम कहते हैं ना कुरान एक ज़ाब्ता है, हयात है, ज़ाब्ता और हयात का क्या मतलब है? ज़ाब्ता का क्या मतलब होता है अबील साहब? नहीं, ज़ाब्ता का क्या मतलब है? ज़ाब्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका उर्दू में क्या आसान लफ्ज़ होगा? और हयात का क्या माना है? हयात हाजी साहब की बात नहीं कर रहा। ज़ाब्ता का क्या माना है? प्रॉपरली मेड नहीं, ज़ाब्ता हो तो दूसरी चीज़ होता है प्रॉपरली। हाँ, और हयात किसे कहते हैं? हयात हाजी साहब, हाँ हयात खान साहब, हयात तो ज़िंदगी को कहते हैं। और ज़ाब्ता रेगुलेशंस। तो जब रेगुलेशंस में आते हैं तो रेगुलेशन में सब चीज़ें आती हैं। अब ये मैं कुरान से किस तरह अक्स करूँगा? सोचूंगा तो अक्स करूँगा ना। हम तो सोशल मीडिया में ही घूमे। हम एवरेज व्यू काउंट आजकल पाकिस्तानी में कितना है? 8 घंटे सोशल मीडिया पे, तो एवरेज व्यू काउंट है। अच्छा, स्क्रीन टाइम जो है। खैर बहरहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। थोड़ा सा मैं इसलिए बातें कर जो आप लोगों के जहन रिफ़्रेश हो जाएं। थोड़ा सा मज़हब की बातों से हम बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों पे, और लेना भी चाहिए। अच्छा, ये हो गया आपके पास आपका दूसरी चीज़, क्रिएटिंग हाई वैल्यू कंटेंट। कोई भी कंटेंट आप बनाएं तो थोड़ा सा उसमें 3-4 चीज़ें होनी चाहिए कि वो यूनिक होना चाहिए, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए, और वो अपने कॉम्पिटिटर से अलग होना चाहिए। ठीक है, यूनिक हो, क्वालिटी हाई हो, उसकी कॉम्पिटिटर से अलग हो, और जेन्युइन हो, ऑर्गेनिक हो, आपका अपना हो, किसी और ने इस्तेमाल ना किया हो। ठीक है, जैसे मैंने टॉप स्काई के लिए जब पहली दफ़ा वीडियोस बनाई थी तो उस तरह की वीडियोस और कोई नहीं बना रहा था। वो मैंने इस तरह की वीडियोस क्यों चूज़ की? क्योंकि जब मैंने देखा कि यार इस तरह की 1-1 मिनट की वीडियोस कोई नहीं बना रहा, उसका फ़ायदा क्या हुआ? ज़्यादा लोग इंगेज हुए, ज़्यादा लोगों ने वीडियोस देखी, ज़्यादा लोगों ने शेयर किया, और ज़्यादा लीड्स मेरे पास उससे आ गई। ये मुझे फ़ायदा हो गया। और यूनिक कंटेंट का ये फ़ायदा होता है। अब मैं आप सबको, एक और भी बंदा है, मैंने उसकी वीडियो सेव की हुई है फेसबुक में, मैं लिंक शेयर कर दूँगा। उसने रियल स्टेट में आकर तबाही मचा दी उस बंदे ने।
अब वो जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं उस तरीके का कंटेंट उससे पहले और कोई नहीं बना रहा था। तो कुछ इस तरह का काम भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर शर्म की स्केच बुक का चैनल देखे आप लोगों ने, शर्म की स्केच बुक, उस तरह का कंटेंट उससे पहले किसी ने नहीं बनाया था। ये होता है हमारे पास थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ऐसी चीज़ बनाओ जो पहले किसी ने ना की हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंपटीटिव एनालिसिस करना पड़ता है अपनी नीश के बारे में कि लोग क्या कर रहे हैं और मुझे क्या करना है। समझ आ गई आप सबको? ये होती है मेरे पास क्रिएटिंग हाई वैल्यू कंटेंट। उसके बाद मेरे पास आती है ऑप्टिमाइजेशन फॉर सर्च इंजन। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? मैंने बताया था आप सबको सर, अब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? हाँ सर, सर someone booked one on Homla your Jones on page, इसलिए मैं कहता हूँ कर लिया करो काम। अच्छा, कीवर्ड सर्च, हाँ, और जितना हम अपने मेटा टैग, सब्सक्रिप्शन, ये सारा कुछ ऑन पेज में आता है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बस यही ऑन पेज, और तो कुछ भी नहीं है। यही 2-4 चीज़ें हैं। ठीक है, आप सही कह रहे हो, गुड। अच्छा, इसमें हमारे पास, इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिमाइजेशन फॉर सर्च इंजन या ऑप्टिमाइजिंग फॉर सर्च इंजन। अच्छा, जब हम लोग सर्च इंजन की बात करते हैं ना, तो मैंने पहले हर प्लेटफॉर्म खुद में सर्च इंजन है, लेकिन अगेन हम जब रैंक होते हैं ना, कोई भी आपको आके फेसबुक में सर्च नहीं करेगा। अगर आपका पेज है या टिकटॉक पे अकाउंट है या लिंक्डइन पे अकाउंट है, तो कोई भी आपको, या जो आपको नहीं जानता ना, वो भी आगे आपको प्लेटफॉर्म पे कोई भी सर्च नहीं करता। लोग हमेशा आगे गूगल पे सर्च करते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि उसका शेयर वैल्यू ज़्यादा है। गूगल सबसे ज़्यादा हमारे पास उसकी जो सर्च इक्विटी है, उसका सर्च रिज़ल्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। अब आप लोगों ने एक जंग देखी होगी 2 सर्च इंजन के दरमियान में। एक है हमारे पास बिंग, ठीक है, बिंग हमारे पास एक सर्च इंजन है, दूसरा है गूगल। इन दोनों में हमारे पास क्या चीज़ें हैं? इनके पास जो प्रोडक्ट है उसका नाम है चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, जो कि है ओपन एआई की। ओपन एआई कंपनी ये इसकी प्रोडक्ट है और ये इसने अपने लिए लिया हुआ है। अच्छा, मज़े की बात ये है, जब तुम लोग सर्च करोगे ना, तकरीबन 3% लोग बिंग का सर्च इंजन इस्तेमाल करते हैं, और वो भी किस लिए? गूगल को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है ना? अच्छा, गूगल के जो बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ड्राइव है या फिर मिसाल के तौर पर ब्लॉगर्स है, जीमेल है एंड सो ऑन, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसके, ठीक है ना, उसमें सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होने वाली चीज़ जो है ना, वो गूगल क्रोम है और इसका सर्च इंजन, बस दैट्स इट। इसके सर्च इंजन की वजह से सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। तो हमें एक्चुअली जब ऑप्टिमाइजिंग की बात करते हैं ना, तो हमें जब भी मेटा टैग्स और ये चीज़ें हम बात करते हैं, तो हमें कोई भी आके प्लेटफॉर्म पे सर्च नहीं करेगा, वो हमें गूगल में सर्च करेगा। गूगल में आपका जब नाम लिखा जाए तो आप कहाँ पे रैंक करो? गूगल के अंदर। अच्छा, ऑप्टिमाइजिंग सर्च इंजन हमारे पास क्या होती है? ऑप्टिमाइजिंग में हम लोग 4-5 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ज़्यादा नहीं होती है। सबसे पहले होती है कीवर्ड्स, दूसरी चीज़ आती है मेरे पास मेटा टैग्स, फिर तीसरी चीज़ मेरे पास आती है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और उसके बाद ठीक, सही है, चलो ठीक है ना। ये 3 चीज़ें हमारे पास आती हैं, कीवर्ड्स, मेटा टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन। ये हमारे पास ऑप्टिमाइजिंग में आती है। अभी आप लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हो ना कि कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होती है। सबसे पहली चीज़ क्या आती है हमारे पास? डिफाइन योर गोल्स, फिर आता है ऑडियंस, फिर उसके बाद आती है स्ट्रेटजी, वीडियो का स्ट्रेटजी बनाना। अब आपने वीडियोस तो बना दी, लेकिन अब उसको आपने अपलोड भी करना है,
तो उसको आपने उसकी ऑप्टिमाइजिंग करनी है, ठीक है। उसमें कीवर्ड्स टाइटल में, इसी तरह पेज का नाम हो गया, आपका टाइटल हो गया, आपकी डिस्क्रिप्शन हो गई, आपका अबाउट अस हो गया, ये सारा कुछ आपकी ऑप्टिमाइजिंग सर्च इंजन में आता है, ताकि आप सर्चेबल हो जाओ, ताकि आप गूगल में आपका रैंक करने के चांसेस बढ़ जाएं, ठीक है। दूसरी चीज़, एक और बात, या जिस प्लेटफॉर्म में आप हो, अगर मिसाल के तौर पर आपने फ्रीलांसिंग के ऊपर आपने वीडियो बनाई है, तो आपने अगर फ्रीलांसिंग के कुछ कीवर्ड्स आपने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल किए हुए और टैग्स में इस्तेमाल किए ना, तो जब भी कोई फ्रीलांसिंग लिखे, चाहे वो यूट्यूब में लिखे या फेसबुक में लिखे ना, तो आपकी वीडियो भी इसमें नज़र आ जाए, ताकि आपकी वीडियो के या कंटेंट के शो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं सर्च में। ये सारा कुछ किस तरह होता है? ये सारा कुछ होता है, इसके लिए बड़ा एक अहम वर्ड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेहनत। ठीक है, समझ आ गया आप सबको? दब भी लगाएंगे ना साथ साथ थोड़ी लेवरेज डिफरेंट चैनल्स। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एंगेज योर ऑडियंस, इतना काफ़ी है कि आगे आगे जाएं। अभी तो सिर्फ हाँ इतना बहुत है ना, क्या इतना बहुत है ना। अभी आगे एक तीन चीज़ें और भी हैं, चलो वो फिर कल कर लेंगे। ये बंद करो।